हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आज जीएस की फिर एक नई प्रैक्टिस सेट सीरीज लेके आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये प्रैक्टिस सेट सीरीज भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, लक्ष्य हमेशा एक होता है, लक्ष्य हमेशा एक होता है जबकि रास्ते अनेक होते हैं। लक्ष्य हमेशा एक होता है जबकि रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ते बंद हो जाएं, कभी रास्ते बंद हो जाएं, तो रास्ता बदलो ना कि लक्ष्य। ठीक है, तो मेरे दोस्तों लक्ष्य पर फोकस रखिए। परेशानी तो सबके जीवन में आती है, लेकिन जो उन परेशानियों का डटकर मुकाबला करता है वही अपने लक्ष्य को पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हमें एग्जाम में ध्यान देना है कि वो पूछ के आ रहा है, नहीं पर ध्यान देना है। हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें नहीं पर ध्यान देना। आपसे पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले हेक्टर मुनरो। देखिए, हेक्टर मुनरो जो थे बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेजों के सेनापति थे। बक्सर के युद्ध में कौन थे? ये अंग्रेजों के सेनापति। हेक्टर मुनरो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें ये कौन थे? अंग्रेजों के सेनापति थे। ठीक है, अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। आपसे पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, यानी गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर हुआ करता था बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर था वेनस्टाड। कौन था? वेनस्टाड उस समय बंगाल का गवर्नर था। कौन था बंगाल का गवर्नर? वेनस्टाड उस समय बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, दूसरी बात, आप लॉर्ड हेस्टिंग, तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम जो ड्यूरेशन है वो है 1813 से 1824 तक। 1813 से 1824 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू हुआ था। 1814 से 1816 तक क्या चला? आंग्ल नेपाल युद्ध चलता है। आंग्ल नेपाल युद्ध, नेपाल युद्ध चलता है। युद्ध जो 1816 में संगोली की संधि पर समाप्त हुआ था। 1816 में कौन सी संधि? संगोली की संधि पर समाप्त हुआ। ठीक है, 1816 में कौन सी संधि पर समाप्त हुआ? संगोली की संधि पर समाप्त हुआ। लॉर्ड वेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं और टीपू सुल्तान की हत्या होती है। देखिए, लॉर्ड वेलेजली जो थे ये 1798 में आते हैं और 1805 तक रहते हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली क्या लेके आए थे? सहायक संधि। क्या लेके आए थे? सहायक संधि लेके आए थे लॉर्ड वेलेजली। क्या लेके आए थे? सहायक संधि लेके आए थे लॉर्ड वेलेजली। कॉर्नवालिस का जो ड्यूरेशन है ये 1793 तक रहे हैं, जबकि आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में हुआ है। ठीक है, 1818 में हुआ है, जबकि कॉर्नवालिस भारत में 1793 तक रहे हैं। ठीक है, 1786 से 1793 तक, और फिर ये 1805 में रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सुमेलित कौन सा नहीं है? ये ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कॉर्नवालिस जो एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिनकी कब्र भारत के में है, और कहाँ है? गाजीपुर में। कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिनकी कब्र भारत में, कहाँ है? गाजीपुर में है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा था। लॉर्ड हेस्टिंग ने ही कई समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया और उन्होंने मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए ये आंसर सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विलियम बेंटिक
ने सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया था? आपसे पूछा गया है कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया? तो देखिए विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत 1829 के नियम 17 द्वारा किया था। 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा का अंत किया था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। विलियम बेंटिक का बात कर लेते थे कि विलियम बेंटिक जो है 1828 से 1833 तक तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, ठीक है। 1828 से 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। उसके बाद 1833 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, विलियम बेंटिक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1829। 1853 में भारत में पहली बार रेल चली, ठीक है, पहली बार रेल चली। और वो कहाँ चली? मुंबई टू ठाणे, मुंबई यानी उस समय बम्बई था, बम्बई टू ठाणे, ठीक है, बम्बई टू ठाणे रेल चलती है। कहाँ चलती है? बम्बई टू ठाणे रेल चलती है, ठीक है। दूसरी बात 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। 1854 में क्या आता है? वुड्स डिस्पैच, जो शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। तो भारत में पहली रेल चलती, उस समय भारत का वो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया? तो 1829 के नियम 17 द्वारा किया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1829 का नियम 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1829। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? भारत में कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है जी.के. गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे। कैसे नेता थे? उग्रवादी, या मेरे को गर्मपंथी थे। कैसे थे? गर्मपंथी थे, ठीक है। इन्होंने किताब कौन सी लिखी? इनकी पुस्तक है गीता रहस्य, इनकी किताब है, गीता रहस्य इनकी पुस्तक है। दूसरा इन्होंने 2 अखबार निकाले थे, पत्रिका, 2 पत्रिकाएं निकाली थी इनने, मराठा और केसरी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु में कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने 10 धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेहरू जी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेहरू जी ने दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। और इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन भी कहते हैं। दूसरी बात, ग्रेट ओल्ड मैन, कहते हैं, ठीक है। और इन्हें मतलब ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय के, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे ये। एनी बेसेंट, ये आयरिश महिला है। कौन सी महिला? आयरिश महिलाएं ये, ठीक है, आयरिश महिलाएं एनी बेसेंट, ठीक है। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ठीक है। 1917 में ये कौन बनी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी कौन है?
एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट ने होम रूल चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? होम रूल। कौन सा आंदोलन चलाया? होम रूल चलाया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? भारत में कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय थे। इनका टाइम पीरियड लगभग 1821 से 1921 से 1926 तक है। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1921 से 1926 तक। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग का। इनके समय क्या हुआ? इनके समय चोरी चोरा कांड हुआ। चोरी चोरा कांड। ठीक है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। दूसरी बात, इन्हीं के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। असहयोग आंदोलन वापस लिया। कौन सा आंदोलन वापस लिया? असहयोग आंदोलन वापस लिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हैं। भारत के पहले वायसराय, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हैं। ठीक है, इनके समय क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ठीक है, कर्जन 1905, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन। दूसरी बात, कर्जन जो थे सबसे अधिक अलोकप्रिय वायसराय थे। कर्जन भारत के अलोकप्रिय वायसराय थे। इरविन, जो इरविन थे, इरविन का टाइम ड्यूरेशन रहा है 1926 से 1931 तक। ठीक है, 1926 से 1931 तक कौन रहे? इरविन रहे। इरविन के समय गांधी जी ने क्या किया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा गांधी जी ने। किसके समय? इरविन के समय। ठीक है, दूसरी बात, इरविन के साथ ही गांधी जी का समझौता होता है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग जो थे भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण, देखिए मेरी बात सुनिए, 1857 की जो क्रांति थी ये 100 वर्षों की प्रतिक्रिया थी। यानी 100 वर्षों तक अंग्रेजों इन्होंने जो भारत में शोषण की नीति अपनाई थी उसकी प्रतिक्रिया थी। दूसरी बात आप इतना याद रखें, कोई भी आंदोलन एकाएक खड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, कोई भी आंदोलन एकाएक खड़ा नहीं हो जाता है। ऐसी 1857 का विद्रोह 100 वर्षों की प्रतिक्रिया थी। सिर्फ चर्बी वाला कारतूस तो उसका तत्कालीन कारण था। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी। क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। यानी जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था वह देश अकाल और भुखमरी की समस्या से ग्रसित हो गया। ठीक है, और जब अकाल और भुखमरी की समस्या से ग्रसित हो गया तो लोगों के अंदर क्या था? आक्रोश था। आक्रोश था, और वो आक्रोश धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा और चर्बी वाले कारतूस ने उसमें किसका काम किया? चिंगारी का काम किया। ठीक है, वैसे 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण भी थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने हड़प नीति के तहत कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इनाम कमीशन लाया गया। इनाम कमीशन के द्वारा
जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। और 1850 का लेक्स लॉकी कानून था। इस कानून के द्वारा ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य की जितनी भी नीतियां थी उनका लोगों में असंतोष था, और उसका संतोष का रूप किसके रूप में उभर के आया? 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर आया। और यही मैं एक और बात बता देता हूँ, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा था 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार, तो सरकारी इतिहासकार कौन था? एस सेन। कौन थे? एस सेन थे। और एस सेन की पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है 1857 इनकी किताब का नाम है। सरकारी इतिहासकार थे एस सेन। दूसरी बात, 1857 के विद्रोह को सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर ने। ठीक है, किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर। ठीक है, दूसरा 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत दमदम से होती है। बंगाल में दमदम से बहरामपुर, और बहरामपुर से बैरकपुर पहुंचता है। और बैरकपुर में मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, वो अपने जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, मेजर सार्जेंट और यूरोज की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद यह विद्रोह मेरठ पहुंचता है, और 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो जाता है। और मेरठ के विद्रोह 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यह विद्रोह अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। जैसे आपसे पूछा जाता है कि अवध में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है, कानपुर में किसने किया? नाना साहब। ठीक है, जिनको धौंधू पंथ कहते हैं, किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। झांसी, जो सबसे फेमस रहा झांसी में किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया। और एक और को जानना है, जगदीशपुरा बिहार, और यहाँ पर किया था कुंवर सिंह। देखिए, कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों को 2 बार पराजित किया, और इनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों को 2 बार पराजित किया और जिनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवध में तो बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुरा में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये सारा जो विद्रोह हुआ था वो ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणवादी नीतियों के विरुद्ध था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने दिए? तो देखिए, अंग्रेजों ने पहली बार भारत में शिक्षा पर कितना रुपया? 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करेगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे, या मैं कहूँ कि भारतीय लोग अशिक्षित थे। भारतीय लोग अशिक्षित नहीं थे, बशर्ते उन्हें बस अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो विश्व गुरु था वो अशिक्षित थोड़ा ही हो सकता है। भारत शिक्षित तो था लेकिन उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। और दूसरी बात,
अंग्रेजों को कैसे लोग चाहिए थे? ट्रांसलेटर, यानी जो जन सामान्य की बातों को अंग्रेजी में अंग्रेज ट्रांसलेट करके अंग्रेजों को बता सकें और अंग्रेजों की बातों को हिंदी में उन्हें बता सकें। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का निर्णय 1813 के चार्टर एक्ट में लिया गया था। देखिए, वुड्स डिस्पैच 1854 में आता है। इसका संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से था। विश्वविद्यालय शिक्षा, या मैं कहूँ इसका संबंध किससे था? उच्च शिक्षा से था। किससे था? उच्च शिक्षा से। किससे था इसका संबंध? उच्च शिक्षा से था। दूसरी बात, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। दूसरी बात, हंटर कमीशन 1882 में आता है और इस हंटर कमीशन का संबंध प्राथमिक शिक्षा से था। प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, ये कहता है कि लोगों को कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आपसे पूछा 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय कब लिया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट में लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया गया कौन सी भाषा में भैया? श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिए, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, विल्किंस ने किया था। ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, आपसे पूछा गया कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। दूसरा, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का किस में अनुवाद किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया। जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। ठीक है, इनके निर्देशन में हुई। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी ने खोज की थी, लेकिन निर्देशन किसका था? जॉन मार्शल को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आपसे पूछा गया कि कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो देखिए, वित्त आयोग है आर्टिकल 280। ठीक है, और संविधान का भाग कौन सा है? भाग है 12। आर्टिकल 280 है वित्त आयोग। ठीक है, और भाग 12। निर्वाचन आयोग भाग 15। संविधान का भाग 15 है निर्वाचन आयोग, और आर्टिकल 324 से 329 तक है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद भाग 11
ठीक है, और 263वां आर्टिकल है आपका, 263 आर्टिकल है। दूसरी बात, अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कौन होता है, यानी अध्यक्ष कौन होता है इसका, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग कैसा, ये गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, यानी इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। गैर संवैधानिक संस्था, इसका गठन 1 जनवरी 2015 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था, नीति आयोग। तो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है, जो 352 में दिया गया है, 352, वो संविधान के साथ धोखा है। ठीक है, तो देखिए ये बात कही है के.एम. नाम्बियार ने। किसने कही है? के.एम. नाम्बियार ने कही है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के.एम. नाम्बियार ने कही है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, और ज़्यादातर लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लगा देते हैं। तो याद रखिए, संविधान का प्रारूप वी.एन. राव ने तैयार किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति भी कहते हैं इसको, ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। ठीक है, और मसौदा समिति भी कहते हैं। तीनों शब्द करके क्वेश्चन अलग अलग बार पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहते हैं, मसौदा समिति भी इसी को कहते हैं। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति भी इसको कहते हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसी को कहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने आर्टिकल 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचार दिए गए हैं, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो ये किसने कहा था? के.एम. नाम्बियार ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से एक है। आपसे पूछा गया है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण दिया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो देखिए, बात कर लेते हैं अनुसूचियां। तो देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। मूल संविधान में, तो मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी है? 12। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो अनुसूचियों की बात करते हैं। प्रथम सूची में क्या? राज्य व केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख है। राज्य व केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख। दूसरी में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते,
यानी जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। तीसरी में शपथ, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, बंटवारा। चौथी अनुसूची में क्या? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया चौथी अनुसूची में। ठीक है, बात करते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित, अनुसूचित जनजातीय, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन पांचवी अनुसूची में। ठीक है, छठवीं अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में क्या दिया गया? छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, छठवीं अनुसूची में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, बंटवारा कौन सी अनुसूची में दिया गया? सातवीं अनुसूची में दिया गया केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। कौन सी अनुसूची में दिया गया? सातवीं अनुसूची में दिया गया केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अब देखिए सातवीं अनुसूची में अनुसूची, तो देखिए सातवीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा है। इसमें भी देखिए संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, और एक है समवर्ती सूची। तो देखिए संघ सूची में जो विषय, संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को और राज्य को नहीं है। संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, राज्य को नहीं है। और इसमें 100 विषय हैं वर्तमान। ठीक है, राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है, केंद्र को नहीं है। सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। और इसके अंतर्गत वर्तमान में 62 विषय। ठीक है, पहले 66 से घटकर 62 हो गए। ठीक है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें 52 विषय। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं इसमें। ठीक है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 8वीं अनुसूची में भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। भाषाएं हैं, और इस समय कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में दिए गए हैं, मतलब 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय डाले गए हैं जिन विषयों को किसी भी न्यायालय में न्यायगंगत नहीं किया सकता। भूमि सुधार संबंधी विषय, भूमि सुधार संबंधी विषय या भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषय। ठीक है, या मैं कहूँ भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहण से संबंधित विषय। ठीक है, 10वीं अनुसूची ये 52वां संविधान 52वां संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 1985 में किससे संबंधित है? दल बदल से। किससे संबंधित है? दल बदल से। 11वीं आपको पता ही है, 11वीं अनुसूची पंचायतों,
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां। 12वीं अनुसूची स्थानीय निकाय, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? स्थानीय निकाय से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? स्थानीय निकाय से संबंधित है 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में ये स्थानीय निकाय से संबंधित है और इसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो 7वीं अनुसूची में। कौन सा है आंसर इसका? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? 7वीं अनुसूची। संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है या नियुक्ति करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो देखिए किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, पहली बात कहते हैं राज्यपाल। राज्यपाल आपका आर्टिकल 153 में, 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। दूसरी बात, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 155 दिया गया है इसमें। आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 155 में दिया गया है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये बात आर्टिकल 155 में दी गई है, ठीक है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में? 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में दी गई है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में? 213 में। 200 में राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति, राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति, ठीक है। राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 200 में। 201 क्या कहता है? 201 ये कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेना, विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेना, आरक्षित, ठीक है, आरक्षित कर लेना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन से आर्टिकल में? 155 में, ठीक है। 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 200 में राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति है,
ठीक है। और 201 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना है। और आप में से कौन बताएगा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइए, राज्यपाल द्वारा, वो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अरे क्वेश्चन द्वारा रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सदन है जो सदन की अध्यक्षता तो करता है लेकिन वो सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो देखिए, राज्यसभा, राज्यसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, परंतु वह पदेन क्या होता है? सभापति तो होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस सदन का जो सदस्य, वो किसी सदन का जो अध्यक्षता तो करता है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? आइए, तो देखिए, पहली बात, संयुक्त बैठक कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 108 में। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब तक संयुक्त बैठक सिर्फ 3 बार हुई है। एक तो सिर्फ संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? 3 बार, 3 बार हुई है। एक हुई है दहेज उन्मूलन विधेयक पर, उन्मूलन विधेयक। ठीक है, सबसे पहले इस पर होती है पहली बार। दूसरी बार होती है बैंकों के निरसन संबंधी विधेयक से, संबंधी विधेयक। ठीक है, और तीसरी बार होती है पोटा पर, तीसरी बार होती है पोटा पर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि दोनों से संयुक्त बैठक, प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो प्रथम संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी। ठीक है, किस पर हुई थी? प्रथम संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी। कब हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में लोहा अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो देखिए, भारत में जो लोहा अयस्क है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? धारवाड़ के, यानी मैं कहूं कि धात्विक खनिज, भारत में धात्विक खनिज किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो लोहा अयस्क क्या है? धात्विक खनिज है, और वो किस में पाया जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है भारत में। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया भारत में लोहा अयस्क किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है?
तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जाता धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिंग नामफूक कोयला क्षेत्र स्थित है? नामचिंग नामफूक कोयला क्षेत्र स्थित है, तो ये कोयला क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, झारखंड में कौन सा है? झरिया। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। उड़ीसा में कौन सा है? तालचेर। तालचेर कहाँ है कोयला क्षेत्र? उड़ीसा में। तालचेर उड़ीसा में, झरिया झारखंड में, और नामचुंग नामफूक अरुणाचल प्रदेश में। ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। एक और लिख लीजिए, दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी। नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी घाटी कोयले के लिए, कोयला भंडार के लिए। ठीक है, दूसरी बात, छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। दूसरे देखिए, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रोसाइट कोयला होता है, और भारत में एंथ्रोसाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत में एंथ्रोसाइट कोयला कश्मीर में पाया जाता है। एंथ्रोसाइट कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रोसाइट, और ये सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रोसाइट कोयला। और भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? विटामिन्स कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है, और एक रेखा और गुजरती है यहाँ से, विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? उस नदी का नाम है कांगो। कांगो नदी, या जायरे कहते हैं जिसको, जायरे। कांगो नदी या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, ठीक है, और कांगो नदी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी, ये माही नदी भारत में है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये कहाँ है? भारत में। माही नदी कहाँ है? भारत में। ठीक है, दूसरा नाइजर नदी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और इसे पाम ऑयल रिवर कहते हैं। पाम ऑयल रिवर। आपसे पूछा जाता है कि पाम ऑयल रिवर किसको कहते हैं? नाइजर नदी को। कई बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन भी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी विषुवत वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दूसरी बात देखिए, ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से किसका भाग है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। जबकि राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टि से, राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से ये किसका भाग है? यूरोप का। और यूरोप में भी किसका? डेनमार्क। किसका नियंत्रण है? डेनमार्क का नियंत्रण है इसका। ठीक है, माजुली, ये भारत में, भारत में। ठीक है, भारत में भी असम राज्य में, असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में। और कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में।
ठीक है। और ये माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ठीक है। फॉकलैंड, ये भी भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका, या मैं कहूँ अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ? अर्जेंटीना। लेकिन इस पर नियंत्रण किसका है? ब्रिटेन का। नियंत्रण किसका है? ब्रिटेन का, ठीक है। तो प्रशासनिक दृष्टि से किसका भाग है? यूरोप का भाग है, ठीक है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में यानी दक्षिण पश्चिम में स्थित है मेडागास्कर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ग्रेट लेक में सुपर 5 यानी 5 झीलें ग्रेट लेक के अंतर्गत आती हैं। तो बात करते हैं सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो, ठीक है। मैं कहूं सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो, ठीक है। ये पांचों के यहाँ सुपर 5 झीलें, ठीक है। इनमें से कौन ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ये 5 हैं, तो सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, बियर नहीं है, ठीक है। ये बियर ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है। बियर जो है ये कनाडा की झील है। कहाँ की झील है? कनाडा की सबसे बड़ी झील है, बड़ी झील, ठीक है। अब इधर आइए, सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। सुपीरियर को ह्यूरन से इन दोनों को जोड़ती है सू नहर जो है सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। इरी को ओंटारियो से बैलेड नहर जो है इरी को ओंटारियो से जोड़ती है, ठीक है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील जो रूस में स्थित है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो ग्रेट लेक 5 हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो। उसमें बियर शामिल नहीं है, सही आंसर होगा बियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीतल निम्न किसकी मिश्र धातु है? तो बात कर लेते पहले तांबा टिन से क्या बनता है। तांबा और टिन से बनता है कांसा। क्या बनता है? कांसा। किससे बनता है? तांबा टिन से बनता है।
तांबा, जस्ता और निकल से क्या बनता है? जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर बनता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर किससे बनता है? तांबा, जस्ता और निकल से बनता है। और तांबा और जस्ते से क्या बनता है? पीतल। इससे क्या बनता है? पीतल बनता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि पीतल किससे मिलने से बनता है, तो पीतल मिलता है तांबा व जस्ता। तांबा और टिन से क्या बनता है? कांसा। तांबा टिन से क्या बनता है? कांसा बनता है तांबा टिन से। तांबा, जस्ता, निकल से जर्मन सिल्वर बनता है और पीतल से जस्ता व तांबा मिलता है। याद रखिए, जर्मन सिल्वर में कहीं भी 1% भी सिल्वर नहीं होता है। टिन और जीसा से टांका बनाया जाता है। टांका जो लगता है, टांका टिन और शीशे का लगता है। दूसरी बात, टिन और शीशे से फ्यूज का तार बनाया जाता है, फ्यूज तार बनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तांबा और जस्ता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी रहती है? तो कीट बच्ची पौधे कहाँ उगते हैं? दलदली भूमि पर, दलदली भूमि पर पाए जाते हैं, भूमि पर। और जहाँ दलदली भूमि पर पाए जाते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, कमी। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइट्रोजन। सही आंसर क्या है? नाइट्रोजन है। कीट बच्ची पौधे कौन कौन से हैं? घटपर्णी, घटपर्णी है, नेफेंथियस है, ड्रोसेरा है। ठीक है, ये सब कैसे हैं? कीट बच्ची पौधे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है नाइट्रोजन की कमी गण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाता? तो मेरी बात याद रखिए, एंटीबायोटिक्स द्वारा सिर्फ वही रोग ठीक होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, और जो रोग वायरस के द्वारा होता है वो रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो रोग वायरस के द्वारा होता है वो रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाएगा। तो देखिए, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री के द्वारा कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग होता है। टिटनेस, ये भी क्लिस्ट्रेडियम बैक्टीरिया द्वारा होता है, बैक्टीरिया। ठीक है, हैजा विब्रियो कोलेरी द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी द्वारा, कोलेरी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी। ये भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। सिर्फ मीजल्स जो है, खसरा, मोरवेली वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मोरवेली वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मोरवेली वायरस द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? मोरवेली वायरस द्वारा होता है। ठीक है, मीजल्स मोरवेली वायरस द्वारा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स से सिर्फ वही रोग ठीक होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। ठीक है, और जो वायरस द्वारा होते हैं वो रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी, टिटनेस जो है किसके द्वारा होता है? क्लिस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। अन्य नाम भी जान लीजिए। देखिए, टिटनेस को लॉक्स जॉ कहते हैं, लॉक्स जॉ या धनुष टंकार। धनुष की तरह शरीर हट जाता है, धनुष टंकार, ये दोनों भी टिटनेस को कहते हैं। ठीक है, एड्स आपको बताइए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ये HIV वायरस द्वारा होता है, HIV वायरस द्वारा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा होता है। और ये HIV वायरस हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रहार करता है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है एड्स में।
मलेरिया, ये मलेरिया जो है प्रोटोजोन्स द्वारा होता है। आप कहोगे कि अब तक तो मच्छर काटने के द्वारा पढ़ा था। देखिए, मच्छर मलेरिया का वाहक होता है, मच्छर मलेरिया का वाहक होता है, जबकि ये रोग प्रोटोजोन्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। ठीक है, और याद रखिए मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। और याद रखिए मादा एनाफिलीज मच्छर दिन में काटता है, रात में नहीं काटता। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर दिन में काटता है, रात में नहीं काटता। दूसरी बात याद रखिए, रोग कारक मच्छर सिर्फ फीमेल हैं, यानी मादा मच्छर के काटने से ही रोग होता है, मेल मच्छर के काटने से रोग नहीं होता। मेल मच्छर रक्त नहीं पीते हैं। ठीक है, मेल मच्छर रक्त नहीं पीते हैं। दाद ये कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटोजोन्स द्वारा कौन सा रोग होता है, तो प्रोटोजोन्स द्वारा मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एनालोगस अंग है। देखिए, पहली बात जान लीजिए एनालोगस अंग किसको कहते हैं। देखिए, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति के आधार पर भिन्न है, ये उत्पत्ति के आधार पर भिन्न है, आधार पर भिन्न है। ठीक है, परंतु कार्य समान है। समान तो कार्य समान है, तो देखने पर वो कैसे लगते हैं? समान कार्य करते हैं, तो उन्हें हम ऐसा समझते हैं कि ये उत्पत्ति के आधार पर भी समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे चमगादड़ के पंख और तितली के पंख दोनों उड़ने के काम करते हैं, लेकिन दोनों की उत्पत्ति भिन्न है। चमगादड़ के पंख अग्रपाद या मनुष्य के हाथ के समान होते हैं। ठीक है, और एक होता है होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस। तो देखिए, होमोलोगस को समजात अंग कहते हैं। कैसा अंग कहते हैं? समजात अंग। इसको कहते हैं होमोलोगस को हम समजात अंग कहते हैं। और समजात अंग में क्या होता है? इनकी उत्पत्ति समान होती है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ काम करने का काम करता है, और घोड़े के अग्रपाद उसके दौड़ने के काम आते हैं। चमगादड़ के पंख उड़ने के काम आते हैं। मनुष्य के हाथ, घोड़े का अग्रपाद और चमगादड़ के पंख, ये तीनों होमोलोगस यानी समजात अंग है। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनकी उत्पत्ति समान होती है, लेकिन कार्य करने के आधार पर हमें भिन्न भिन्न लगते हैं, लेकिन हैं उत्पत्ति के आधार पर ये समान। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एनालोगस अंग कौन से हैं, तो एनालोगस चमगादड़ के पंख और तितली के पंख हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। पैट के आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और ये सीरीज पैट के लिए भी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ठीक है, यूपीपीसीएस आरओ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपके लिए आरओ के लिए भी अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। इस सीरीज में मैंने सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो यूपीपीसीएस आरओ यूपी में आए हुए क्वेश्चन है, और उनकी व्याख्या के साथ में मैं एक क्वेश्चन के साथ में आपको 10 क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपकी तैयारी कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।